इंडिया का मानसून पढ़े कि नहीं आप लोग? पढ़े ना? ट्रेड विंड पता है क्या होता है? ट्रेड विंड, हाँ ट्रेड विंड, व्यापारिक पौने। ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज ये सब पढ़े होंगे। पछुआ पौने पढ़े हैं। ये जो बनाम है इसको बोलते हैं ट्रेड विंड, व्यापारिक पौने बोलते हैं। और हमको सिर्फ इसी का काम है। इसके बाद इधर जो पौने चलते हैं उसको वेस्टर्लीज बोल देते हैं, ठीक है, यहाँ यहाँ जो चलती है उसको। बाकी हमको बस काम है किसका? ट्रेड विंड का, व्यापारिक पौने। व्यापारिक पौने कहाँ से चल रही है, किधर चल रही है? ये जो इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पर व्यापारिक पौने आ करके मिलने का कोशिश कर रही हैं। वाटर। तो जैसे इंडिया का मानसून में आप लोग पढ़े होंगे, एक फेरल का नियम है, फेरल्स लॉ बोलते हैं। तो फेरल्स लॉ क्या कहता है कि अगर ये जो ट्रेड विंड है ये सदर्न हेमिस्फीयर में है तो वो हमेशा अपने लेफ्ट की ओर मुड़ेंगी, ये ऐसे। और ये नदर्न हेमिस्फीयर में अगर है तो अगर ये अपने हमेशा राइट की ओर मुड़ेंगी, राइट साइड जाने की कोशिश करेंगी, ठीक है, ऐसा कुछ है ये। और यही जो व्यापारिक पौने हैं वो हमारे भारत में यहाँ पर मानसून लेकर के आएंगी, ठीक है, यहाँ पर हमारा भारत है ऐसे, ठीक है। इंडिया का मानसून पढ़े हो तब तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा, और नहीं तो फिर ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है ना। इसमें ITCZ समझाना पड़ता है, एक लो प्रेशर जोन वाला ऐसा एक बेल्ट, यहाँ पर एक ITCZ होता है। अगर सूर्य यहाँ पर है तब तो ठीक है, भूमध्य रेखा पर, यहाँ पर मतलब कि इक्वेटर पर डायरेक्ट इसको सनलाइट पड़ेगा ऐसे। लेकिन अगर जून जुलाई के महीना है उस कंडीशन में सूर्य यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, वहां पर डायरेक्ट सूर्य की जो प्रकाश किरणें हैं वो पड़ेंगी। ऐसे टाइप से भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। नवंबर दिसंबर का महीना है तो कुछ सूर्य यहाँ पर होंगी, दिसंबर जनवरी के महीने में सूर्य किरणें डायरेक्ट यहाँ पर पड़ेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ेंगी, ऐसा टाइप का हम देखते हैं। तो जब ये वाला स्थिति रहता है, जब सूर्य किरणें कर्क रेखा पर मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ेंगी, तो हमारे भारत में मानसून आता है, ठीक है, हमारे भारत में मानसून आता है और उसी मानसून को हमको पढ़ना है। भारत में जैसे आप लोग मानसून पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारा रीजन है भारत में वर्षा कराने का। जैसे कि इधर से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप लोग पढ़े होंगे, पश्चिमी विक्षोभ पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो क्या पढ़े हैं? अच्छा, इंडियन इकोनॉमी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़े हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़े ना। प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है समझ में आता है ना, ये है ना, ये सब क्लियर है। GSDP GDP ये क्या है, ये सब क्लियर है। तभी तो अभी इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो वहाँ पर सब यूज होगा, वरना मेरे को सब चीज बताना पड़ जाएगा, ठीक है। पतली बुक दे दी एक कॉन्सेप्ट की, तो अब जैसे अगर सिर्फ बता दोगे ना, हम लोग कुछ समझ नहीं आएगा तो पूरा पढ़ लेंगे, समझ आ जाएगा।
ठीक है, मतलब ये इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के लिए पूरा बेसिक जो चीजें हैं वो पहले से पकड़ होना चाहिए, तब कहीं जाकर इकोनॉमिक सर्वे बनता है, वरना ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग भारत में पढ़े होंगे, मतलब वर्षा कहाँ कहाँ से होती है, तो यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है, इधर से दक्षिण पश्चिम मानसून आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून ये पढ़े हैं। तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून है वहां से वर्षा होती है हमारे भारत में, और हमको सिर्फ काम है इसी का। ठीक है, यहाँ पर जो साउथ वेस्ट मतलब कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वहीं से हमारे भारत में वर्षा होती है। यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में अगर हम वर्षा की बात करते हैं तो यहीं से वर्षा होती है। चलो आप लोग जल्दी थोड़ा बैग वगैरह को समेटो। देखो इधर आप लोग पढ़े होंगे वेस्टर्न घाट है, इधर ईस्टर्न घाट है, ये तो पता होगा, पता है, पता है ना, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे। तो ये जो मानसून है भारत में, जो मानसून आती है वो कुछ इधर से आती है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं इसको। क्लियर है, तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इस प्रकार से ऐसे आती है, ये पूरा समुद्र है यहाँ पर, तो यहाँ से नमी उठा करके जो पवने हैं आकर के यहाँ पर, मतलब जो विंड है वो यहाँ कर ऐसे टकराएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या क्या है, केरल है, इधर कर्नाटक का तटीय क्षेत्र है ना, कोस्टल लाइन यहाँ पर है ना कर्नाटक का, यहाँ पर महाराष्ट्र का है। तो यहाँ पर जाकर के ये पवने जब टकराएंगी तो वर्षा कहाँ होगा, इसी रीजन में होगा। ये पूरा पश्चिमी घाट यहाँ पर, मतलब कि वेस्टर्न घाट ऐसे यहाँ पर खड़ा हुआ है, पर्वत श्रृंखला ऐसा है ना, माउंटेन रेंज यहाँ पर ऐसे फैला हुआ है, तो इससे टकरा करके जो भी वर्षा है यहीं पर होगी। इसके बाद इसका डायरेक्शन धीरे धीरे इधर मुड़ जाएगा, ये जो मानसून है ये किधर मुड़ जाएगा, धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ेगा। इधर से और जो भी मानसून है वो दो भाग में बट करके, एक इसका भाग है, किसमें से, हाँ वहीं से आता है। हाँ मतलब देखा जाए तो यहाँ पर हम ये जो मानसून है इधर पार्ट है ना, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट मानसून मैं बोल रहा हूँ, तो इसका डायरेक्शन देखो कहाँ से आ रहा है, ये नीचे से, मतलब कि दक्षिण है ये, और इधर से आ रहा है मतलब कि पश्चिम है। तो साउथ वेस्ट साइड से इस प्रकार से आकर के हमारे भारत में ये पूरा वर्षा कराएगा। तो ये यहाँ पर पहुंचने के बाद भारत में ये तमिलनाडु के पास में, केरल के पास में, ये दो भाग में बढ़ जा रहा है, एक भाग इधर चला जा रहा है, एक भाग इधर ऊपर की ओर जाएगा। और यहाँ पर ये पश्चिमी घाट होने की वजह से इसे टकरा करके धीरे 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 इसका डायरेक्शन किधर मुड़ गया है, इधर चला गया है। यहाँ पर हम लोग और देखते हैं तो एक विंध्याचल पर्वत है, विंध्यन रेंज, और एक सतपुड़ा रेंज है, पढ़े हैं। एक यहाँ पर हम लोग देखते हैं अरावली। तो ये जो मानसून है ये यहाँ पर पहुंचने के बाद इसको थोड़ा गैप मिल जाता है यहाँ पर अंदर घुसने के लिए, ये ऐसे ये अंदर घुस के इधर आगे बढ़ेगा। हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारा छत्तीसगढ़ यहाँ पे ऐसा, ऐसे ये मानसून ये ऐसे ऊपर की ओर बढ़ेगा, अरावली के पैरेलल पैरेलल निकल जा रहा है, ये जहां जहां जाएगा वहां वहां वर्षा होगी। ठीक है, यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ में पढ़ चुके हैं, मैकल पर्वत है कवर्धा के आसपास, है ना। और नीचे आएंगे तो अबुझमाड़ है, ये अबुझमाड़, यहाँ पर अबुझमाड़ की पहाड़ी है। तो ये जो मानसून है यहाँ पर जो यहाँ से अंदर जो घुसी हुई थी वो आगे बढ़ करके यहाँ पर मैकल पर्वत से टकरा करके जो बारिश कराना था छत्तीसगढ़ का, ये वाला हिस्सा जो कि एमपी साइड है, मतलब मैकल रेंज का जो एमपी साइड में जो हिस्सा है यहाँ पर बारिश करा देगी। मतलब छत्तीसगढ़ का ये जो हमारा कबीर धाम है, कबीर धाम मतलब कवर्धा जिला,
वहां पर क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, क्योंकि मैकल पर्वत से टकराने के बाद, मैकल रेंज से टकराने के बाद वर्षा कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, वेस्ट साइड हो रही है ना, छत्तीसगढ़ के वेस्ट साइड यहाँ पर वर्षा हो रही है। यहाँ पर जो मैकल रेंज आएगा वहां पर क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, तो उसको रेन शेडो एरिया बोल देते हैं। मैकल पर्वत रेन शेडो, वृष्टि छाया प्रदेश बोल देते हैं, रेन शेडो, है ना। तो वहां पर क्या हो जाता है, बारिश नहीं हो पाती। छत्तीसगढ़ में सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है पूछा जाएगा आपसे, तो क्या बोलेंगे, कमरधा, कबीरधाम में। क्यों होती है, क्योंकि वहां पर मैकल रेंज है, मैकल रेंज क्या कर देती है, मानसून को रोक लेती है। ये मानसून यहाँ पर जो पहुंचती अबुझमाड़ के आसपास, इधर से ये वाली जो मानसून ऊपर बढ़ रही थी, बीच में इसको ऐसे थोड़ा सा गैप मिलता है, क्योंकि ये वाला हम लोग देखते हैं डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ये जो ईस्टर्न घाट है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है ना। तो यहाँ पर ये गैप से अंदर ऐसे घुसती है मानसून, और घुसने के बाद छत्तीसगढ़ में इधर से ऐसे ये वर्षा कराएगी। ऐसे तो अरब सागर से जो आने वाली, देखो इधर अरब सागर है, अरेबियन सी है ये, ठीक है। इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है ये। तो छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर यहाँ पर देखें तो बे ऑफ बंगाल से आने वाली जो यहाँ पर मानसून है वो बहुत ज्यादा बारिश कराती है, कराएगी ना। पर नहीं, वो नहीं है, ये मानसून जो हम लोग देख रहे हैं वो वर्षा ऋतु में होती है ना, वर्षा ऋतु में। ये वाला जो मानसून है ना वर्षा ऋतु, अभी तो हाँ फर्क पड़ेगा ही। हाँ, कभी कभी क्या आता है, यहाँ पे चक्रवात वगैरह आता है, साइक्लोन वगैरह आता है, उस वजह से बारिश होती है। तो यहाँ पर हम, मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इधर से जो मानसून आ रही है वो यहाँ पर मैकल रेंज से टकराने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवेश नहीं कर पाती, यहीं पर एमपी साइड ही वर्षा करा देती है। और कुछ आगे बढ़ करके यहाँ पर जो अबुझमाड़ की पहाड़ी है, अबुझमाड़ तक पहुंच जाती है, अबुझमाड़ में भी कुछ वर्षा कराएगी। इधर से आने वाली जो मानसून है ये भी अबुझमाड़ पहुंच जाती है और वर्षा कराएगी। इसीलिए अबुझमाड़ में देखते हैं तो सबसे ज्यादा वर्षा हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ होती है, अबुझमाड़ में होती है। कितना होता है, ठीक है, 187 सेंटीमीटर की वर्षा वहां पर होती है अबुझमाड़ में। इधर से और जो मानसून आगे बढ़ रही है, यहाँ पर पठार मिलता है उसको, कौन सा पठार है, जसपुर सामरी पाठ है ना, जसपुर सामरी प्लेटू अपन देखें, जसपुर सामरी पाठ। तो जसपुर सामरी पाठ में यहाँ पर इधर से मानसून अंदर घुस करके यहाँ पर वर्षा करा देगी। तो इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो एवरेज रेनफॉल है सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, जसपुर सामरी पाठ में। हाँ हाँ, डायरेक्टली नहीं घुसती है, मतलब इधर से, मतलब ये बंगाल खाड़ी से आने वाली जितनी भी मानसून है हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा बारिश कराती है। ये जो अरब सागर से आने वाली जो मानसून है वो हमारे छत्तीसगढ़ में मात्र 10% ही बारिश करा पाती है, लेकिन इधर से बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसून है वो पूरा 90% वर्षा हमारे छत्तीसगढ़ में कराती है। ये थोड़ा नजदीक भी है, और ऐसा है कि यहाँ पर ये जो बीच बीच में क्या है, कटा छटा है ना, डिसकंटिन्यूअस है। ये ईस्टर्न घाट है, क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर अंदर घुस घुस मानसून पहुंच जा रही है। ऊपर से यहाँ पर मैकल पर्वत है, मैकल पर्वत इधर से जो आने वाली मानसून है ये जो अरब सागरी शाखा से, इसको रोक करके यहाँ पर अंदर नहीं जाने दे रही है छत्तीसगढ़ में। इसीलिए यहाँ से, मतलब कि बंगाल की खाड़ी से जो आने वाली शाखा है, बे ऑफ बंगाल से आने वाली जो मानसून है वो हमारे छत्तीसगढ़ में 90% वर्षा कराती है। ठीक है, ये परसेंटेज को याद रखें, एग्जाम में पूछा था 10%, 90% ऐसे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बारिश पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, अबुझमाड़ में। एवरेज अगर पूछा जाएगा, एवरेज सबसे ज्यादा कहाँ होती है, जसपुर सामरी पाठ। ठीक है, सबसे कम कहाँ होती है, कवर्धा में। ठीक, मैकल रेंज है इसलिए बस। चलो अब कुछ कुछ एक एक लाइन का सिंपल सिंपल फैक्ट है जिसको मैं आपको लिखा देता हूँ, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में जो मानसून है वो कब इंटर करती है, छत्तीसगढ़ में मानसून कब आती है, तो याद रखेंगे 10 से 15 जून के आसपास।
ठीक है। छत्तीसगढ़ में मानसून कब आती है, मतलब कि आप देखेंगे तो जून में 10-15 जून के आसपास हमारे छत्तीसगढ़ में वर्षा शुरू हो जाती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, 10 से 15 जून, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में पूछा जाएगा तो भारत में सबसे पहले कहां पर आएगी मानसून, यहाँ केरल में। भारत में देखते हैं तो 1 जून के आसपास यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाता है, 1 से 5 जून के आसपास केरल में, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में 10 से 15 जून। एवरेज रेनफॉल हमारे अगर छत्तीसगढ़ में पूछा जाएगा तो याद रखना 129 सेंटीमीटर। ठीक है, औसत वर्षा। कितना है, 129 सेंटीमीटर। इसी को mm में पूछेगा तो mm के लिए अलग याद रखना, मिलीमीटर में अगर पूछेगा तो इतना याद रखेंगे। ठीक है, 1200, 1200। हाँ हाँ, एवरेज। जैसे कि अलग अलग जगह पे कहीं पे ज्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, ऐसा टाइप है ना, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में अगर पूछा जाएगा एवरेज कितना हो रही है, हम कितना बोलेंगे, 129 बोलेंगे। इसके अलावा जैसे कि छत्तीसगढ़ का जलवायु, क्लाइमेट होता है, ठीक है, ध्यान रहे क्लाइमेट, ध्यान रहे ना। ठीक, छत्तीसगढ़ का जो जलवायु है ये कैसा है पूछा जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आता है, तो हिंदी में तो उष्णकटिबंधीय मानसून इसको पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन आप इंग्लिश में याद रखेगा ट्रॉपिकल मानसून। ठीक, क्या है ट्रॉपिकल। ठीक है, बाकी ये सबको लिख लेंगे। सबसे अधिक बारिश अबुझमाड़, सबसे कम बारिश कहाँ, कबीरधाम, है ना, कंवरधाम, कंवरधाम, कबीरधाम है ना, कबीरधाम बोलिएगा उसको। चलो, इतना काफी है छत्तीसगढ़ के मानसून के लिए। अब इंडिया का मानसून जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें क्लियर होंगे। हमको बस यही समझना था कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना बारिश हो रही है। ठीक, अब अगला हेडिंग डालो, ISFR। एक मिनट, ठीक है, ISFR रिपोर्ट है ये। देखो, ये जो रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ ये हर 2 साल में आता है। उसी को लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, क्या है, फॉरेस्ट रिपोर्ट है। और एग्जाम में CGPSC में अगर ये फॉरेस्ट से अगर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ यही से आएगा। ठीक है, यही से आने की ज्यादा संभावना रहती है। ये 2021 का रिपोर्ट है। कब का है, 2021 का। हर 2 साल में आता है, 2019 में आया था, उससे पहले 17 में आया था, 2021 में है। अब कब आएगा, 2023 में आएगा, लेकिन वो आता है 24 में। नाम रहेगा 23 का, लेकिन रहेगा क्या, मतलब आएगा कब, 24 में। ऐसा हर 2 साल में ही आता है। 21 के बेस पे होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, ज्यादा ऐसा कुछ चेंज नहीं होते हैं। देखो, तो इसमें हम लोग 2-3 चीजों को पढ़ते हैं। एक तो इसको लिख लो, ये कौन सा क्रम का रिपोर्ट है। हालांकि ये इंडियन, मतलब ये हम लोग इंडिया के जब फॉरेस्ट पढ़ते हैं वहां पर इसको पढ़ा जाता है, तो 17वें क्रम का रिपोर्ट है। सबसे पहले 1987 में, 1987 में ये रिपोर्ट जारी किया गया था, और तब से हर 2 साल में
रिपोर्ट आ रहा है। छत्तीसगढ़ में पूरा इंडिया का आता है, ये इंडिया का आता है, और इंडिया के साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ का भी निकलता है। मैं आपको छत्तीसगढ़ वाला बताऊंगा यहाँ पे। हाँ, ये पूरा इंडिया का है, इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों एक साथ निकलता है। हाँ, मेन इंडिया का ही निकलता है, उसमें हर स्टेट के बारे में भी अलग अलग रहता है इसका रिपोर्ट। सबसे पहले यहाँ से मतलब इसी डेट से स्टार्ट हुआ है ये रिपोर्ट जारी होना। सबसे पहले कब जारी किया गया था? 1987 में। ठीक है, पहली बार आया था 1987 से, और तब से हर 2 साल में आ रहा है। चलो, तो अब इस रिपोर्ट के आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में हम लोग क्या देखते हैं? एक तो हम फॉरेस्ट कवर देखते हैं, एक हम लोग देखते हैं ट्री कवर। ठीक है, फॉरेस्ट कवर देखते हैं और ट्री कवर देखते हैं। इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा क्या होता है दोनों में डिफरेंस। इसको हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे कि फॉरेस्ट कवर कितना है पूछा जाएगा, कितना वर्ग किलोमीटर है? 17। ठीक, इसको याद रखेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट कवर हमारे छत्तीसगढ़ कितना है? 55,717 वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार से ट्री कवर भी है 5,355। हाँ हाँ, उसको भी मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगा क्या होता है। और जैसे कि इनको मिला देंगे, इन दोनों को मिला देते हैं, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, इसको मिला देते हैं, और कुछ चीजें थोड़ी सी और इसमें मिक्स होती है, जैसे कि जो झाड़ियां होती है ना, वो उसको भी मिक्स करते हैं, तो सबको मिला जुला करके हमारे छत्तीसगढ़ में इसको कुल वन बोलते हैं। ठीक है, जिसको रिकॉर्डेड, हाँ, कुल वन या फिर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बोल देते हैं। ठीक है, या फिर इसको लिख लो कुल वन, टोटल फॉरेस्ट ऐसे लिख लो, या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहलाता है। सबको मिला करके यहाँ पर ये बन जाता है 59,816। कम कैसे होगा? देखो ना कितना होगा, ये कम होना चाहिए, ये दोनों को मिलाकर तो कम होना चाहिए, ये ज्यादा। कितना हो रहा है ये? नहीं, तो अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये डेटा आगे पीछे है, लेकिन आपको यही रटना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इसीलिए बोला कि इसमें एग्जैक्ट ये डेटा नहीं निकलता, दोनों को मिला करके आप नहीं निकाल सकते, इसमें कुछ चीजें और जुड़ती हैं। तो इसको टोटल फॉरेस्ट लिख लो या फिर कुल वन क्षेत्र लिख लो। ठीक है, अब इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में फिर पूछे भी गए हैं व्यापम में, आपको अच्छे से इसको रट लेना है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, अब इसके अलावा जैसे कि ये जो है छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, छत्तीसगढ़ के एरिया का 41.21% एरिया ये कवर करता है। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट कवर है, ये फॉरेस्ट कवर कितना एरिया कवर करता है छत्तीसगढ़ का? ठीक है, 41.21
2.1% एरिया को कवर करता है। जो ट्री कवर है ये हमारे छत्तीसगढ़ के एरिया का 3.96, ठीक है, 3.96% एरिया को ये कवर कर देता है। और ये कुल वन क्षेत्र है, ये 44.25% एरिया को ये कवर कर देता है हमारे छत्तीसगढ़ का। क्लियर है? एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा ये गया है। अब जैसे कि अच्छा चलो ये दोनों डिफरेंस मैं आपको पहले समझा देता हूँ। फॉरेस्ट कवर जहाँ पर जंगल है उसको बोलेंगे सिंपल। फॉरेस्ट तो समझ में आ रहा है क्या होता है, लेकिन ट्री कवर किसको बोलेंगे? पेड़ों से जो घिरा हुआ स्थान। हाँ, पेड़ों से घिरा हुआ स्थान। लेकिन ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर में कैसे हम डिफरेंस देखेंगे? जो रोडों में जाते हैं, हाँ, तो पतली जो कवर की गई पेड़ लगाए जाते हैं छोटे-छोटे, वो कवर नहीं ऐसा नहीं है। हम ऐसे कहीं किसी जंगल में जाकर खड़े हो जाएंगे और आसमान की ओर ऐसे देखेंगे जहां पर पेड़ पौधे ऐसे लगे हुए हैं। इसका ये जो एरिया है 1 हेक्टेयर के आसपास होना चाहिए। 1 हेक्टेयर होना चाहिए, 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसका एरिया 1 हेक्टेयर ज्यादा होना चाहिए। और इसका जो कैनोपी डेंसिटी है, एक कैनोपी डेंसिटी निकलता है, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। वो 10% से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10% से अधिक होना चाहिए। अब कैनोपी डेंसिटी क्या होता है? कैनोपी डेंसिटी दिमाग इसमें ज्यादा मत खपाइएगा। सिंपल, जब हम ऊपर ऐसे देखेंगे तो क्या दिखेंगे? पेड़ पौधे की टहनियां दिखेंगी, पत्तियां दिखेंगी ना, तो उसको हम देखेंगे, वही कैनोपी डेंसिटी है। अगर वहां पर ऊपर हमको आसमान भी दिखेगा और पेड़ पौधे भी दिखेंगे, पत्तियां उसकी टहनियां दिखेंगी, तो हमको वो चीज, अगर जो टहनियां है वो अगर 10% से ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है, 10% ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे? उसको फॉरेस्ट कवर बोलेंगे। और अगर 10% से कम है, पेड़ पौधे बहुत कम मात्रा में हमको दिखाई दे रही है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? ट्री कवर बोल देंगे। सिंपल सा भाषा ये है कि जहां पर पेड़ों की सघनता, मतलब कि पेड़ों की जो डेंसिटी है वो कम होंगी, उसको क्या बोलेंगे? ट्री कवर बोलेंगे। जहां पर कुछ दो चार ऐसे दूर दूर में रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे? ट्री कवर बोलेंगे। हाँ, जहां पर पास में घने जंगल है उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट कवर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन परिभाषा यह कहता है कि एरिया होना चाहिए 1 हेक्टेयर से ज्यादा और 10% उसका कैनोपी डेंसिटी होना चाहिए, तब वो फॉरेस्ट कवर में आएगा। ऐसा इसको बोला जाता है। बाकी अगर दिमाग में ये नहीं समझ आ रहा है तो इसको छोड़ दो, ठीक है। अब हमारे अगर भारत में हम बात करें तो हमारा छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो जो ये फॉरेस्ट कवर है, या फिर हम टोटल जो यहाँ फॉरेस्ट देख रहे हैं, कुल वन क्षेत्र देख रहे हैं, वो अच्छा खासा मात्रा में है। पूरे अगर भारत में देखें तो 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, ठीक है। या फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये फॉरेस्ट कवर है, या फिर कुल वन क्षेत्र है। कुल वन क्षेत्र और फॉरेस्ट कवर में 2 डेटा यहाँ पर निकल के आता है। जैसे कि सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा फॉरेस्ट कवर कहाँ है, तो कहाँ बोलेंगे? एमपी। सबसे बड़ा वही है। एमपी में क्या है? सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, क्योंकि वहां देखोगे नेशनल पार्क वगैरह भी बहुत ज्यादा है ना। इसके बाद सेकंड हम लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर जानते हो ना, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड नंबर पे है, और तीसरा हमारा छत्तीसगढ़ आएगा, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर में अगर हम बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान है? थर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो, फॉरेस्ट कवर में छत्तीसगढ़ है ना तीसरा स्थान पर है, ठीक है, पूरे देश में। पहला क्या है? एमपी है। दूसरा क्या है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश। और थर्ड में हमारा छत्तीसगढ़ है।
पूरे वर्ल्ड में नहीं, इंडिया में, इंडिया में, इंडिया में। हाँ। ठीक है, ये हम लोग फॉरेस्ट कवर देखे हैं, है ना, इसको वन आवरण बोलते हैं हिंदी में। तो फॉरेस्ट कवर में हम देख लिए छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पे है, भारत में 3rd है। और अगर टोटल फॉरेस्ट में अगर हम देखते हैं, टोटल फॉरेस्ट एरिया में अगर देखते हैं, फिर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में अगर हम बात करते हैं, इसमें अगर हम बात करें तो हमारा छत्तीसगढ़ 4th स्थान पे है। ठीक है, 4th है। इसमें देखें तो फर्स्ट में एमपी आएगा, सेकंड में महाराष्ट्र आ जाता है, थर्ड में उड़ीसा आ जाएगा। हाँ, ये कुल वन क्षेत्र में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ 4थे स्थान पे आता है। थर्ड में उड़ीसा ही है, उड़ीसा। ठीक है, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। ओवरऑल में जो रहता है उसमें पहला एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, 4th में छत्तीसगढ़। लेकिन आप एग्जाम में याद रखेंगे, हमेशा पूछा गया है ये। ठीक है, ये कभी नहीं पूछा गया है, इसको याद नहीं रखना है आपको, वो इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ पूछा जाएगा कि भारत में कौन से स्थान रखता है फॉरेस्ट कवर में या फिर वन आवरण में, जैसा ही पूछेगा आपको क्या करना है, 3rd लगा के आना है। हाँ, नहीं लिख लो इसको, लेकिन ऐसे कहीं पर कुछ मार्क करके वहां पर लिख दे रहा हो कि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे लिख लो, नहीं आता मतलब लिखेंगे नहीं। चलो ठीक हुआ, तो समझ आए। अब देखो यहाँ पे ये जो निकला है यहाँ पर क्या है, वो फॉरेस्ट कवर है छत्तीसगढ़ का। ये हम कौन सा रिपोर्ट देखे हैं, 2021 का। 2019 में वही जो फॉरेस्ट कवर जो हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे छत्तीसगढ़ में था। इतना, ठीक है, इतना था। मतलब कि 2019 से 2021 तक अगर हम बात करें तो कितना बढ़ा बताओ। 206 नहीं होगा, 106 है ना। तो अगर कुल मतलब बढ़ने की अगर हम बात करें, कुल वृद्धि की बात करते हैं 2019 से लेकर 2021 तक, तो कितना बढ़ा है, 106 वर्ग किलोमीटर ये बढ़ा है। ठीक है, तो इसको जैसा भी लिखना है अपने शब्दों में लिख लो, लेकिन याद रखना है इसको। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक लाइन और लिख लो। ठीक, क्या लिखा है, देश का 7.71% फॉरेस्ट हमारे छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, मतलब पूरे देश का, हाँ, 7.71% जो फॉरेस्ट है कहाँ है,
छत्तीसगढ़ में है। ये किसके आधार पर है? ISFR रिपोर्ट 2021 के आधार पर है। लेकिन हमारा जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो इसको ना मान के वो कहती है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो फॉरेस्ट है वो पूरे देश का 12.26% है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ये बोलती है, ठीक है। वन मंत्रालय अगर हमारे छत्तीसगढ़ को रिपोर्ट जारी करती है तो क्या बोलेंगे वो? 12%। मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ को थोड़ा हम क्या करते हैं, ज्यादा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसे मानकर चलो, है ना। तो याद रहेगा ये, तो ये परसेंटेज, हाँ, तो ये वाला परसेंटेज को आपको याद रखना है, ठीक है। ISFR के लिए इसको याद नहीं रखेंगे। ISFR में ये दो तीन चीजें हैं, इसको याद रखना है आपको। थर्ड याद रखना है, वो वाला याद रखना है, वो याद रखना है, इसको याद रखना है और इसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में ऐसे ही है क्या? दो है। थोड़ा सा मतलब अभी तक जितना पढ़े समय दो तो दोनों निकल गए। हाँ, कुछ ना कुछ चीजें निकल जाती हैं। हो गया, लिख लिया ना? चलो अब इसके बाद लिखो अभी वही चल रहा है, ठीक। छत्तीसगढ़ में आरक्षित रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। क्या है? रिजर्व्ड फॉरेस्ट, आरक्षित वन। कितना परसेंट है? 43.13%, ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट। इसके बाद है संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड। जैसे जंगली ऐसा ना ये है छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल बोलते हैं ना, और आजकल दिखता नहीं है लोग, वो हो गया है, विलुप्त हो गया है। हाँ, ऐसा नहीं है, अभी भी है, लेकिन, है ना, अभी भी है, लेकिन इधर हमको देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि यहाँ चले जाओ आप, उदंती सीता नदी अभ्यारण्य जो हम लोग देखे ना, वहाँ चले जाओ, वहाँ है। इंद्रावती अभ्यारण्य साइड चले जाओ, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो है, लेकिन जितने भी जो नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पर देखने को मिलता है ना। लास्ट वाला लिखो, अनक्लासिफाइड, अवर्गीकृत। ये सबको सिंपल, ये परसेंटेज आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, 3 ही पॉइंट है यहाँ पर। ये तीनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, आरक्षित है ना, आरक्षित का आ है, आ से आप याद रखना, ये 3 जो लिख रहे हैं ना, ऐसे 4-3 लिख रहे हैं, ये आ लिखा रहे हैं, आ लिखा रहे हैं ऐसे। वो याद रहेगा, उसका जो संरक्षित होगा,
अनक्लासिफाइड जो अवर्गीकृत है वो क्या रहेगा, कम है वो तो ऐसे ही याद रहेगा। आरक्षित संरक्षित में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो 3 से अ को ऐसे याद रखेंगे। एग्जाम में बस आपको देखना है और टिक मारना है। क्या चलो अब इसके अलावा क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। आज का टॉपिक छोटा छोटा है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। मजा क्या है, तो नींद आती है। क्या है ये? छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़। का ना साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा क्वेश्चन में, देखिए। तो ठीक है, उसको रट लीजिएगा अगर याद हो जाए तो। है ना, मैं तो कोशिश करता हूँ लेकिन हमेशा भूल जाता हूँ। अलौकिक नाम है क्या? चलो देखो इसको। छत्तीसगढ़ एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कुछ कुछ बचा हुआ है ना, वो सबको आप लोग पढ़ना घर में, है ना। बुक में शुरू में ही दिया रहता है, तो 2 बार 3 बार 4 बार वो पढ़ने को मिल जाता है, तो वो सब में दिक्कत नहीं होता है, आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से। साल सागौन जान रहे हैं ना, साल वन सागौन वन। ऐसा कुछ बना लो। ठीक है, ये क्या है? सागौन है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सागौन ही बोलना, लेकिन इंग्लिश में जैसे अगर आ जाता है तो टिक बोलते हैं इसको। यहाँ पर है सालवन है। ठीक है, सालवन। ठीक है, इसको साल ही बोलेंगे, ठीक है, इंग्लिश में। और इसके बाद बीच वाला है, उसको मिश्रित बोलते हैं, मिक्स्ड फॉरेस्ट बोलेंगे। तो पूरे छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा यही है, मिश्रित वन है। इसका परसेंटेज को याद रखेंगे। ठीक है, कितना है ये? 43.52%। ठीक है, 43.52% ये मिश्रित वन है। साल वन को हम देखते हैं तो ये करीबन 40.56% ये है। सागौन वन लगभग 9% है। हाँ, साल वन ही बोलेंगे। ठीक है, इसमें परसेंटेज हमेशा पूछे जाते हैं, तो परसेंटेज को थोड़ा देख लेंगे। हाँ, साल वन को ही बोलते हैं, राज के वृक्ष।
हाँ, केक में सागवान ट्री है। केक में सागवान ट्री है। कांकेर में सागौन ट्री, हाँ पूरा नहीं है लेकिन, हाँ मिक्स है। हाँ। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और लिखो, मिक्स नहीं, सारा मतलब है। ये सब है कांकेर में, देखोगे तो यहाँ लगभग लगभग तीनों मिलेगा, हाँ तीनों मिलेगा। यहाँ पर एक पॉइंट और लिखो, जैसे कि ये जो खुरसेल घाटी है एक, ठीक है, यहाँ पर हम लोग नारायणपुर के आसपास क्या देखें, खुरसेल घाटी। ये खुरसेल घाटी में एग्जाम में पूछा गया कि खुरसेल घाटी में क्या मिलता है, क्या मिलता है, कौन सा वन मिलेगा, सागौन मिलेगा, क्या मिलेगा, सागौन। खुरसेल घाटी, खुरसेल वैली लिख लीजिए इंग्लिश में, खुरसेल ऐसा। सर इसको हमारे स्टेट को 2001 में वो भी किए थे क्या, औषधि सबसे ज्यादा औषधि मिलती है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे ज्यादा औषधि, जो एमपी से अलग हुआ उसके बाद हाँ शायद आप कुछ जो बोल रही है ना, वो क्या चीज मैं आपको बता रहा हूँ अभी। वन औषधि पादप बोर्ड की स्थापना किया गया था 2001 में, आप इसको आप साथ बोल रही हैं, है ना, हाँ हाँ, तो वही है वन औषधि पादप बोर्ड उसको बोला जाता है, वो घोषित किया गया था। और ये 2001 में नहीं है, ये 2004 में है ये, हाँ 2004 में है ना। वन औषधि पादप बोर्ड स्थापना किया गया था छत्तीसगढ़ में 2004 में। हो गया ना। चलो 2-3 पॉइंट और लिखवा रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको आप लोग हिंदी में ही याद रखना, क्योंकि हिंदी में याद रखने में आप लोग को ट्रिक बताऊंगा इसलिए, ठीक है, और जाके आप लोग इंग्लिश में थोड़ा इसको देख लेंगे। देखो छत्तीसगढ़ में, देखिए ब्रेक भी बताइए। हिंदी में ऐड करेंगे, लिख लेंगे ठीक, लघु वनोपज संघ, वनोपज जानते हैं, वनोपज, वनोपज आप समझते हैं, लघु मतलब छोटा, हाँ लघु मतलब पता है कि कमी से, हाँ लघु वनोपज क्या होता है, जैसे कि आदिवासी क्षेत्र में जब जाएंगे तो वो लोग सिर्फ जंगल पे ही आश्रित रहते हैं, जंगल पे जाएंगे, महुआ का फूल, महुआ जो फूल होता है ना महुआ, वो बीन के ले आएंगे, लाख ले आएंगे, या फिर शहद ले आएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको लघु वनोपज के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो लघु वनोपज आप लोगों को नहीं मालूम, नहीं मालूम, देखना पड़ेगा मेरे को। सर इसमें बांस, तेंदुपत्ता, बबूल, इमली, महुआ, आंवला ये सब आते हैं ना सर? हाँ ये सब आते हैं, देखो सुनो इधर, हेलो, क्या बोली समझ में आया, एक बार फिर से बोलो जी। सर ये तेंदुपत्ता है, बांस है, बबूल है, इमली है, महुआ है, गोंद है और ये चिरौंजी है, और ये सब नहीं आते हैं खाने पीने का सर, कुछ कुछ हाँ हाँ यही सब आता है, ये सब महुआ वगैरह है। समझ गई, हाँ समाज जो आदिवासी बीज के आते हैं जैसे वन से, हम लोग उनको बेचते हैं, हम उनको लेके खाते हैं, वो
भी समझ आ गया। उसको मैं रुको ना, बता रहा हूँ आपको। और सर ये बेल भी तो रहता है ना सर, बेल को भी तो लेके आते हैं हम लोग। इसको क्या भेंटी। बोले, इधर देखो, फॉरेस्ट प्रोडक्ट बोलेंगे, हाँ, है ना। वन उपज, वन से निकाला जा रहा है उपज, तो क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो छोटा फॉरेस्ट प्रोडक्ट स्मॉल लिख लो, ठीक है, स्मॉल फॉरेस्ट प्रोडक्ट। हाँ, चलो फिलहाल इसको बाद में देखना आप लोग, है ना। अभी सिंपल इसे समझो, क्या है, इतना समय भी नहीं है मेरे पास कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा समय दिया जाए। तो 2000 में छत्तीसगढ़ में लघु वन उपज संघ बनाया गया था, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसी को आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद याद रखेंगे वन विकास बोर्ड। ठीक है, देखो इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या है, क्या लिखा है, वन है ना, वन विकास बोर्ड। तो ये वन को फॉरेस्ट वाला वन ना सोच कर क्या याद रखेंगे, ये वाला वन वन है, तो वन वन याद रख लेंगे, ठीक है, वन विकास बोर्ड। इसके बाद याद रखेंगे वन औषधि। वन औषधि पादप बोर्ड। ये हमारे छत्तीसगढ़ में बनाया गया था 2004 में, ठीक है। इससे आप इसको रिलेट कर लो कि इसमें ये कितना है, ये कितने वर्ण है इसमें, 1 2 3 4, वन औषधि बोल रहे हैं, 4 आ रहा है ना, तो उससे ऐसे याद रख लो कि 4 यहाँ पर है ऐसे। और एक लास्ट और है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, इसको जानते होंगे। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड इसको बोलेंगे, बोर्ड तो बोर्ड ही रहेगा। जैव विविधता, तो इसको याद रखेंगे 2006। ठीक है, ये 4 पॉइंट ही है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने लेटर्स इसमें आ रहे हैं, कितने वर्ण आ रहे हैं इसमें, 6, तो क्या याद रखेंगे 6 को, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है। और ये वन औषधि में, इसमें इसमें कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो 4 को याद रखेंगे। यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 याद रखेंगे, और इसको आपको अलग से याद रखना पड़ेगा 2000। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो, कुछ कुछ चीजें हैं जिसको ऐसी रटना पड़ेगा आपको, इसका कोई इलाज नहीं है ना। चलो अगला हेडिंग डालो, पर्यटन। हाँ, कुछ कुछ पर्यटन स्थल को मैं आप लोग को इसमें समझा दिया था, नदी में, जैसे कि राजिम कहाँ है, कौन से जिले में है, गरियाबंद, ठीक। शिवरी नारायण कहाँ है, जांजगीर चांपा, ठीक। चंद्रपुर, चंद्रपुर कहाँ है, ठीक। रतनपुर कहाँ है, बिलासपुर। मल्हार कहाँ है, बिलासपुर। बारसूर,
बारसूर कहाँ है? दंतेवाड़ा। क्या हुआ? कौन कौन सी नदी? हाँ, एक और नदी कौन सी है? लात जो आती है नीचे से आती है। बाण तो ऊपर से आती है। हम्म। चलो, दंतेवाड़ा में एक हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, दंतेश्वरी माता का मंदिर है। ठीक है, दंतेश्वरी माता का मंदिर। सुकमा में याद रखना एक मंदिर है जिसको बोलते हैं चिटमिटिंग माता का मंदिर। चिट हाँ, मंदिर है। क्या नाम है? चिटमिटिन माता का मंदिर। ठीक है, सुकमा। यहाँ पे केस काल में तेलिन माता का मंदिर है। लैंग्वेज में कैसे करोगे? छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में कैसे करोगे? लिखने के लिए कैसे करोगे? धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाओ इसको, हिंदी और छत्तीसगढ़ी को। कहाँ से आ गया कांकेर? किसको? तेलिन माता का? ये यहाँ है, बताओ कहाँ है? कोंडा गांव है। तेलिन माता का मंदिर है ना, केसकाल घाटी जो देखे है ना। हाँ, केसकाल में ही क्या है, तेलिन माता का मंदिर है। ठीक है, जिला आप लोग को इतने बार, कम से कम 10-15 बार तो मैप देख चुके हैं ना, जिला पता होना चाहिए। बताइए कौन सा जिला है जी? धमतरी। ठीक है, धमतरी में एक यहाँ पर अंगार मोती सुने होंगे। हाँ, अंगार मोती है ना, गंगरा डैम पर सुने हैं ना। हाँ, ठीक है, अंगार मोती गंगरेल डैम के पास में है, साइड में गंगरेल डैम लिख लो। अंगार मोती। और एक गाना सुने होंगे, धमतरी के बिलाई माता, सुने? सुने? यहाँ पर बिलाई माता है। बिलाई माता का मंदिर। हाँ, ऐसा देख लीजिएगा, मेरे को आइडिया नहीं, मैं गया नहीं हूँ। नहीं होगा, अलग अलग होगा। हाँ, कहाँ से हो आप? हम तरीके से गए हो क्या? अच्छा, ठीक है, देखिएगा। ठीक है, दोनों को अलग अलग ऐसे लिखे रहो, याद कम से कम रहेगा, है ना। अगल बगल में लिखो। हाँ, गरियाबंद में है ना। गरियाबंद में क्या है? राजीव लोचन का मंदिर है। राजिम का क्या है? राजीव लोचन मंदिर, पढ़ चुके हैं इसको। राजीव लोचन, राजिम का राजीव लोचन मंदिर।
कौन सा मंदिर है ये? विष्णु मंदिर है, विष्णु भगवान है वहाँ। रायपुर में क्या क्या है बताओ? कांकेर में क्या मंदिर है? शिवानी मंदिर है, हम्म, बहुत फेमस मंदिर है सर। कहाँ पे है? वहाँ सिर्फ एक कोलकाता में और एक कानपुर में। हाँ, शिवानी मंदिर। शिवानी मंदिर, लेकिन बुक वगैरह में तो ऐसे मेरे को देखने को नहीं मिला। और है बुक में? तो ठीक है, देख लीजिए कहाँ पे है बताओ। आगे नहीं है। चलो ठीक है, इसको आप लिख लेना, जहाँ तक मेरे को आइडिया नहीं है इसका। जो एग्जाम में जैसे पूछे जा रहे हैं ना, वो सबको थोड़ा ज्यादा जोर देकर के हम पढ़ेंगे। अंगारमती वगैरह से पूछे जाते हैं, है ना। यहाँ पर रायपुर में बताओ क्या क्या है? हम्म? रायपुर में एक हटकेश्वर महादेव का मंदिर है। हाँ, महादेव घाट में हटकेश्वर महादेव का मंदिर। चंद्रपुरी में कौशल्या माता मंदिर देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर महासमुंद में इस वाले जगह पर कहीं पर सिरपुर है। हाँ, रायपुर में थोड़ा ऊपर बनाओ, यहाँ पर चंद्रपुरी। ठीक है, यहाँ पर सिरपुर है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर वगैरह आप लोग पढ़े होंगे, इतिहास में पढ़े होंगे। यहाँ पर लिखिए एक खल्लारी। खल्लारी माता का मंदिर। ठीक है, कहाँ है खल्लारी माता का मंदिर? महासमुंद में। उससे ऊपर कौन सा वाला है? सिरपुर है ये, महासमुंद है ये भी। कौशल्या माता है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण। हाँ, सिरपुर में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे बौद्ध विहार हैं और मंदिर है, जिसको आप लोग इतिहास में पढ़ते हो। एक और लिख लो, सिरपुर का एक लक्ष्मण मंदिर लिखे हो, इसी में और लिख लो गंधेश्वर महादेव का मंदिर। हाँ, और चाहो तो हाँ लिख लो, यहाँ पर बौद्ध जैन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सारे मंदिर हैं। ठीक है, तीनों धर्म के मंदिर यहाँ पर हमको देखने को मिलता है सिरपुर में। किसकी राजधानी थी बता सकते हो? हाँ, सिरपुर कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। नहीं, ऑप्शन दो सर पे। आप लोग हिस्ट्री पढ़े हो? पढ़ने से तो ना एकदम रिकॉल नहीं हो रहा है, अभी रिवीजन नहीं कर रहे। चलो मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, पांडु वंश के शासक थे, पांडु वंश। हाँ, हाँ? हाँ, पूरा बताओ। वहां से गुप्त बालार्जुन। चलो हो गया नहीं ये? ठीक है, क्या लिखवाए हम? गंधेश्वर महादेव का मंदिर लिखवाए हो ना? ठीक है, और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर बलौदा बाजार है। बलौदा बाजार में लिखो यहाँ पर
नहीं बोलते हैं उसको मंदिरों सिद्धेश्वर। चलो इसको थोड़ा फटाफट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जनजाति बचा है और इकोनॉमिक सर्वे बचा है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत बड़ा बड़ा, वो सबको कंप्लीट करना है। सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है, यहाँ पर देखते हैं तो सोमनाथ बताया था ना आप लोगों को मैं, आप लोग क्या बताते, सोमनाथ का मंदिर बताया था बलौदा बाजार में, जहां पर ऐसे ये शिवनाथ नदी से जाकर के खारून नदी मिलती है ना, सोमनाथ का मंदिर है। सोमनाथ का शिव मंदिर लिख लो, पूरा लिखना चाहो तो। आप लोग क्या करना, जिला दर्शन को जो वीडियो डाल रहे हैं ना, उसको अच्छे से देखना, इसमें आधा अधूरा मंदिर कुछ लिखवा रहा हूँ, कुछ को छोड़ रहा हूँ मैं। जिला दर्शन में क्या है, पूरा बहुत डिटेल में बताता हूँ मैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मंदिर है। सबके बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। डिटेल में उतना भी नहीं पढ़ना है, हल्का फुल्का एक एक बार बस। हाँ, इन सब के लिए प्री के लिए आपको नहीं पढ़ना है, बस कौन से जिला में इतना पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी इसमें और दिमाग नहीं खपाना है। डिटेल में कब पढ़ा जाता है, जब इतिहास पढ़ते हैं तो। अब यहाँ पर सिरपुर में क्या क्या है, क्यों है, कैसा है, बौद्ध धर्म से संबंधित है तो बौद्ध धर्म से संबंधित क्या क्या वहाँ पर मंदिर है, कौन कौन सा बौद्ध विहार है, ये सब चीज किसमें पढ़ोगे, इतिहास में पढ़ोगे। शिवरी नारायण के बारे में, जैसे कि अभी रामायणकालीन स्थल है, रामायणकालीन स्थल है, वहीं पर खरौद है, खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, एक मंदिर है ना जो जिसमें लाखा चावल मंदिर बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे चावल के दाने का छिद्र है, वो क्यों बना था, कैसे बनाया गया था, वहां पर लक्ष्मण भगवान उसको स्थापित करके पूजा किए थे, आज भी वहां पर स्थापित वो है अभी भी, ऐसा टाइप उसको हम लोग देखते हैं। खरौद को क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का काशी बोलते हैं, क्योंकि वहां पर जाकर के आप पाप मुक्त होते हो। कोई इंसान अगर खत्म हो जाता है तो उसका अस्थि विसर्जन हम वहीं कराते हैं, खरौद में, सुने हो कि नहीं, है ना। जैसे कि हाँ, छत्तीसगढ़ प्रयाग तो फिलहाल इसको बोलेंगे, हाँ राजिम को, लेकिन क्या है कि ये छत्तीसगढ़ में अगर कोई ऐसा जगह जहाँ पर अस्थि विसर्जन किया जाता है तो इसी को बोलेंगे, ठीक है, श्री नारायण के पास खरौद में, ऐसा टाइप के। ये सब रामायण का, ये सब रामायणकालीन स्थल जब इतिहास डिटेल में पढ़ाया जाता है ना, तो वहां पर पढ़ते हैं। चलो हो गया ना, ये खरौद है यहाँ पे, खरौद में लिख लो सबरी माता का मंदिर है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर लिख लो। लक्ष्मणेश्वर मंदिर, यहाँ पर सिरपुर है, यहाँ पर लिखो सबरी माता का मंदिर, और इम्पोर्टेंट है ये चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर, चंद्रचूड़ महादेव, ठीक है, शिवरी नारायण में है ना, शिवरी नारायण में चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर। ये चंद्र, यहाँ पर चंद्रपुर जो है शक्ति जिला में, नाथालाई का मंदिर, उसको भी लिख लो। नाथालाई मंदिर, यहाँ मैं आप लोगों को ताला गांव बता दिया हूँ, कहाँ है ताला गांव, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया हूँ, है ना, ताला गांव में देवरानी जेठानी का मंदिर, और यहाँ पर मल्हार, ऐसे
है ना, वहां पर क्या क्या बताया था, पातालेश्वर मंदिर इतिहास में पढ़े होंगे। चाहो तो लिख लो यहाँ पर, एक पातालेश्वर मंदिर है, एक डिडनेश्वरी माता का मंदिर है मल्हार में, ठीक है, या फिर इतिहास में पढ़े होगे तो छोड़ दो उसको अभी। पातालेश्वर मंदिर और डिडिनेश्वरी माता का मंदिर, एक है पातालेश्वर, ठीक है, डिडिनेश्वरी माता, एक पातालेश्वर, दूसरा क्या है, डिडिनेश्वरी माता का मंदिर। बन रहा है, लिखते हैं आपको। रतनपुर का महामाया मंदिर यहाँ पर लिख लो। रतनपुर का महामाया मंदिर, हो गया। चलो, यहाँ पर कोरबा में जो पाली है, पाली का एक शिव मंदिर है, नहीं लिख पा रहा हूँ उसको, पाली का शिव मंदिर, आप लोग कलचुरी वंश में इसको पढ़े होंगे, तो पाली, हाँ, बाणवंशी शासक, हाँ, पाली का जो शिव मंदिर है उसको बाणवंशी शासक चंद्रादित्य द्वारा बनाया गया था, ठीक, नहीं चंद्रादित्य नहीं है जी, विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य है ना, विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया था, सड़क पे है वो। फिर कलचुरी शासक, कोई एक कलचुरी शासक थे, उनके द्वारा उसका जीर्णोद्धार करवाया गया था, हाँ हाँ, ठीक, उसको जीर्णोद्धार करवाया था, ऐसा टाइप का है। यहीं पर एक महिषासुर मर्दनी मंदिर आप लोग जानते होंगे, ठीक, कलचुरी वंश के द्वारा उसको बनवाया गया था। चलो, अब यहाँ पर लिख लो कुदरगढ़, सूरजपुर में, पाली का शिव मंदिर, पाली का शिव मंदिर, ये कुदरगढ़ यहाँ पर, ठीक है, कुदरगढ़, यहाँ पर बागेश्वरी माता का मंदिर है, क्या है, बागेश्वरी माता का मंदिर, जसपुर में यहाँ पर कुनकुरी है, जिला दर्शन को अच्छे से पढ़िएगा, वहां पर बहुत डिटेल में इन सबको समझाया हूँ मैं, कुनकुरी क्या है, क्यों है, कैसा है, सब चीज को। यहाँ पर कैथोलिक चर्च है, ठीक है, कुनकुरी में क्या है, कैथोलिक चर्च है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च इसको बोलते हैं, बस आप लोग कैथोलिक चर्च लिख लो। हाँ, है वहाँ, कुनकुरी के आसपास देखने को मिलते हैं। अब देखो, हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे कि हम लोगों ने जैन धर्म से संबंधित कहाँ कहाँ पे हम लोग महत्वपूर्ण मंदिर को देखते हैं, आप लोग भारत छत्तीसगढ़ के इतिहास में जैन धर्म पढ़े होंगे, छत्तीसगढ़ में देखे होंगे, यहाँ पर शक्ति जिला में पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं,
ऋषभ तीर्थ गुंजी है ना, गुंजी। तो गुंजी में यहाँ पर ऋषभ तीर्थ का हमको साक्ष्य देखने को मिलता है, ऐसे पढ़े होंगे है ना। यहाँ पर दुर्ग में हम लोग नकपुरा देखते हैं, है ना, नकपुरा, नकपुरा जिसमें पार्श्वनाथ के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो इन्हीं सबको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ मैं, है ना। 2-4 बस लिखवा रहा हूँ, बाकी को आप लोग देख लेना। एक तो देखते हैं गुंजी। हाँ, गुंजी कहाँ है? शक्ति में है। यहाँ पर ऋषभ तीर्थ, ऋषभ देह है, इसीलिए इसका मतलब ऋषभ तीर्थ बोलते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ये। तीर्थंकर जानते हो? जानते हो ना? हाँ, तीर्थंकर। तो ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है गुंजी से, ठीक है। शक्ति में है ये, गुंजी शक्ति में, ठीक है। वहां से नकपुरा, नकपुरा दुर्ग में है, दुर्ग जिला में। यहाँ से पार्श्वनाथ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, पार्श्वनाथ, ठीक है। ये 23वें क्रम के तीर्थंकर थे। आरंग कहाँ है? रायपुर में, ठीक है। यहाँ पर एक भांड देवल मंदिर है, ठीक है, भांड देवल मंदिर। और यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए महावीर स्वामी चंपारण में, ठीक है। ऐसे इसको अलग से बना के लिख लो। ये 24वें क्रम के तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी। इनके बारे में मतलब इनका मंदिर चंपारण में है, ठीक है। तो जैन धर्म के महत्वपूर्ण यहाँ पर जगह के बारे में देख लिए, ठीक हो गया। अब लिखो बौद्ध धर्म। कितने से बोल 2-3 कौन से सिरपुर, यहाँ पर स्वास्तिक विहार है। विहार क्या होता है जानते हो? कहते हैं जो लोग आराधना करते हैं हमारे हम्म। साधुओं की। ये जो बौद्ध भिक्षु जो होते थे, बाकी समय तो क्या करते थे? बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। लेकिन जिस समय बरसात का मौसम या फिर ठंड का मौसम, उस समय क्या करते थे? विहार में ही निवास करते थे, ठीक है, विहार में ही रहते थे। तो एक तो आनंद प्रभु कुटी विहार है और एक स्वास्तिक विहार है, ठीक है। कहाँ है दोनों? सिरपुर में। एक भोंगापाल, ये कोंडा गांव में है, ठीक। कहाँ है? कोंडा गांव में। यहाँ पर बौद्ध चैत्य टीला है, ठीक है। क्या है? बौद्ध, हाँ, भोंगापाल, कोंडा गांव, ठीक है। यहाँ पर बौद्ध चैत्य टीला है।
इसको डोकरा बाबा के नाम से भी जानते हैं वहां पर, है ना। वहां पर उनको नहीं मालूम कि बौद्ध मंदिर है तो लोग डोकरा बाबा बोल देते हैं। इसके बाद याद रखें डोंगरगढ़। ठीक है, यहाँ पर प्रज्ञागिरी एक पर्वत है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। हर वर्ष वहां पर 6 फरवरी को मेला होता है ना। बौद्ध संगति एक मेला होता है, वहां पर लगता है। बस इसका पहाड़ का नाम लिख लो, प्रज्ञागिरी। ठीक है, प्रज्ञागिरी जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऐसे चाहो तो ब्रैकेट में डाल के लिख सकते हो, प्रतिवर्ष 6 फरवरी को मेला होता है ऐसे। हाँ। हर साल होता है 6 फरवरी को। हो गया। अब लिखो कबीर पंथ। कुदुरमाल कोरबा में है। ठीक है, कबीर पंथ से संबंधित है। नहीं नहीं, ये कबीर है, कबीर पंथ का है। कुदुरमाल है जो कि कोरबा में है। एग्जाम में आता है कौन सा धर्म से संबंधित है, से पूछा जाएगा तो कबीर पंथ से है। बलौदा बाजार में एक दामा खेड़ा देखते हैं। ठीक है, ये भी कबीर पंथ से संबंधित है। चलो इतना काफी है। और एक दो मुस्लिम तीर्थ स्थली है, उसको भी लिखवाऊं। 2 है मात्र। हाँ, इसमें याद रखना कि लुथरा शरीफ बिलासपुर में है। सुने हो? कहाँ है ये? बिलासपुर में, है ना। किसकी समाधि है वो सबको यहाँ नहीं लिखा रहा हूँ, चाहो तो लिख सकते हो। सैयद बाबा ईसान अली का मजार है वहां पे। ठीक है, लुथरा शरीफ। हाँ, इसका देखो तकिया। क्या है ना, मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूँ, ऐसे ज्यादा जल्दी झेलवाता नहीं हूँ ज्यादा। आज मैं थोड़ा फास्ट फास्ट चल रहा हूँ। सैयद बाबा ईसान अली का मजार। जिला दर्शन का वीडियो आप देखिएगा। ठीक है, एग्जाम तक मैं सारा का सारा जिला अपलोड कर दूंगा, बहुत सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी। सैयद बाबा ईसान अली का मजार है लुथरा शरीफ में। तकिया में है बाबा मुराद शाह। ठीक, क्या है ये? बाबा मुराद शाह। ठीक है, तकिया अंबिकापुर में है। ये तकिया को याद रखना, ठीक है, एग्जाम में आता है। बाबा मुराद शाह का मजार है। इसके बाद
चलो बस 2 ही को लिखो, इतना काफी है। ट्राइब्स बचा हुआ है, उसमें तो और ज्यादा नींद आएगा। उसमें इसलिए नींद आएगा क्योंकि प्योर हिंदी में है वो। ठीक है। हमारे पास तो पीडीएफ है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों है। हाँ वो जो नहीं है हाँ। तो चलो देखो इसमें जनजाति कंप्लीट नहीं हुआ है, पर्यटन हो चुका है, जलवायु कंप्लीट हो गया है, वन कंप्लीट हो चुका है। सिंपल सिंपल एक एक लाइन का और कुछ फैक्ट होगा उसको आप लोग पढ़ते रहना घर में। आर्थिक सर्वेक्षण अभी इकोनॉमिक सर्वे देखने वाले हैं, जनजाति कुछ देखना है, जनगणना और उद्योग बचा हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, लेकिन रुको मैं आप लोगों को उद्योग का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं पहले पढ़ा देता हूँ, फिर लास्ट में जो बचा रहेगा उसको सबको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जब तक एनर्जी है तब तक थोड़ा काम की चीजों को पढ़ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं सीमेंट फैक्ट्री से। ठीक है, सीमेंट फैक्ट्री से जैसे पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, एसीएस में शायद आया हुआ था क्वेश्चन, प्रीलिम्स में भी आया हुआ था ना, जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ है ना मैम, मैप का काम। ये कौन सा जिला है? बलौदाबाजार। मैं बताया था ना जब मैं आप लोगों को चट्टान पढ़ा रहा था, है ना, सबसे ज्यादा लाइमस्टोन और डोलोमाइट यही मिलता है बलौदाबाजार में। चूना पत्थर और डोलोमाइट कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा? बलौदाबाजार में। इसीलिए जो सीमेंट फैक्ट्री है यहीं पर बहुत ज्यादा लगा हुआ है। ठीक है, यहीं पर मतलब कि ये पूरा ये वाला क्षेत्र है जहां पर सीमेंट फैक्ट्री हमको देखने को मिलता है। हाँ, यहीं पर हम लोग क्या देखे हैं? कुड़प्पा चट्टान देखे, है ना, कुड़प्पा चट्टान के बारे में बात की थी। कुड़प्पा चट्टान मिलता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, चूना पत्थर डोलोमाइट बहुत ज्यादा मिलता है, और इसीलिए यहाँ पर क्या लगा है, बहुत सारे सीमेंट फैक्ट्री लगाया गया है, सीमेंट फैक्ट्री। ठीक है, तो देखो कहाँ कहाँ पे लगा है, एक तो जांजगीर चांपा में याद रखेंगे। ठीक है, जांजगीर चांपा में नुओको सीमेंट है ना, नुओको जानते हो? लाफा नहीं नहीं, ऐसे बनाओ आप लोग, ब्लैंक मैप नहीं बनाओ, सिंपल पेज उसी में बना दो। ठीक है, ऐसे बलौदाबाजार बीच में बनाओ, ऊपर जांजगीर चांपा, इधर रायपुर, इधर दुर्ग, बस इसी का काम है, 4 जिला का बस काम है। क्या हुआ? ये जांजगीर चांपा में अकलतरा के पास एक अरसमेटा है, अरसमेटा जगह है। ठीक है, जहां पर नुओको सीमेंट है। जो लाफार्ड जो होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, नुओको बोलते हैं, उसका नाम बदल गया है, नुओको बोल दिया गया है। तो नुओको सीमेंट है अरसमेटा में। इसके बाद यहाँ पर सोनाडी, ये तो अरसमेटा है, यहाँ पे सोनाडी। ठीक है, यहाँ पे सोनाडी है। सोनाडी, ये सोनाडी में भी क्या है,
नुमोको सीमेंट है। ठीक है, कहाँ है सोनाली? बलौदा बाजार में। ठीक, फिर यहाँ पे है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार, इस बलौदा बाजार में श्री सीमेंट है। क्या है? श्री सीमेंट। फिर यहाँ पे हिरमी। हम्म, अल्ट्राटेक सीमेंट। हाँ, ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट। गए हो क्या? ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट हिरमी में। ये तीनों के तीनों, इसको तीनों याद रखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा? श्री सीमेंट, सोनाडी वाला, नोका सीमेंट, हिरमी वाला, अल्ट्राटेक सीमेंट। इसके अलावा दो सीमेंट और है यहाँ पर। एक है रवान में अंबुजा सीमेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है। रावण में ग्रासिम सीमेंट है। ठीक है, उसको भी यहाँ पर साइड में लिख ले रहा हूँ। ये दोनों में बस कंफ्यूजन बस यहाँ पर होता है ना। एक तो रवान है और एक तो रावण है। ठीक है, रवान और रावण। तो रवान में है अंबुजा, अंबुजा सीमेंट, और रावण में है ग्रासिम। अब यहाँ पर रायपुर में है, रायपुर का जगह का नाम क्या है? बैकुंठ, तिल्दा के पास में। बैकुंठ। ठीक है, यहाँ पर सेंचुरी सीमेंट है। ठीक है, बैकुंठ कहाँ है? तिल्दा में। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में से लिख लो इसको, तिल्दा के पास में बैकुंठ है, रायपुर में। अगर बैकुंठ नहीं रहेगा तो तिल्दा याद रखेंगे, एग्जाम में नहीं दिया तो। ये कौन सा जिला है बताओ? दुर्ग है। ठीक है, दुर्ग जिला। अब दुर्ग में याद रखेंगे एक तो अहिवारा है, अहिवारा नाम का जगह है। ठीक है, इस अहिवारा में जेके लक्ष्मी सीमेंट है। क्या है? जेके लक्ष्मी सीमेंट। इसके बाद जामुल है, जामुल जो कि दुर्ग में है। यहाँ पर एसएस सीमेंट है। ठीक है, एसएससी सीमेंट। एसएससी सीमेंट को याद रखना कि हमारे छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट कारखाना यही है। ठीक है, कौन सा? एसएससी सीमेंट। और इसके बाद याद रखेंगे भिलाई।
ठीक है, भिलाई थोड़ा इधर बनाना चाहिए था, लेकिन जगह नहीं तो मैं नीचे बना रहा हूँ। आप लोगों के पास जगह हो तो उधर बनाइएगा। यहाँ पर जेपी सीमेंट है। ठीक, क्या है? जेपी सीमेंट। ठीक है, सभी सीमेंट फैक्ट्री है ना। एग्जाम में मैच द कॉलम बना के पूछ देता है, जगह का नाम दे देगा और सीमेंट का नाम दे देगा, और ऐसा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सर सेकंड की क्लास कितने समय लगेगी? 10 मिनट बाद स्टार्ट कर देंगे। 10 मिनट? हाँ, 10 मिनट बाद।